अच्छा बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो डिस्कशन है टेस्ट नंबर 2 की, जो कि टेस्ट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड। और इसमें कुछ क्वेश्चंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड भी थे। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। पहला क्वेश्चन हमारे पास था, क्वेश्चन नंबर 1, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यानी कि सिंपली मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है वो, क्योंकि यूनिट टेस्ला लिखा हुआ है। ठीक है। द करंट इन अ हॉरिजॉन्टल केबल इज दिस, कैलकुलेट द मैक्सिमम फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ वो हमसे कैलकुलेट करवाना चाहता है। ठीक हो गया। सो फोर्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसने अब आगे हमें ऑप्शन दिए में, और यूनिट भी बिल्कुल ठीक है, न्यूटन पर मीटर ही बनेगा, क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ करंट कैरिंग वायर, वो कैसे आती है आपके पास? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। अब सिर्फ उसी फॉर्मूले से हमने डिराइव किया है, एल को हमने दोनों साइड पे डिवाइड कर दिया। जब हमने एल को दोनों साइड पे डिवाइड किया तो राइट हैंड साइड से एल कैंसिल हो गया, और जबकि लेफ्ट हैंड साइड पर फोर्स के नीचे एल आ गया, यानी कि इक्वेशन फाइनली क्या बनी होगी, एफ डिवाइडेड बाय एल इज इक्वल्स टू बी आई साइन थीटा। और एफ डिवाइडेड बाय एल को हम फोर्स पर यूनिट लेंथ बोल रहे हैं। सो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू बी आई साइन थीटा। अब वैल्यूज पुट करनी है जस्ट हमने। ठीक है। साइन थीटा यहां पर 1 होने वाला है। रीजन, क्योंकि मैक्सिमम फोर्स तब होती है जब कंडक्टर परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड के, यानी कि एंगल 90 डिग्री हो। सो यहां पे थीटा की जगह पे 90 पुट किया। कैसे? क्वेश्चन पढ़ते हैं कि द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज दिस एंड द करंट इन द हॉरिजॉन्टल केबल इज दिस। सो इसके अकॉर्डिंग उसने आगे क्या पूछा, द कैलकुलेट द मैक्सिमम फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो भाई मैक्सिमम फोर्स जब उसने बोल दिया ना, इसका मतलब ये होगा कि हमें एंगल यहां पर 90 डिग्री पुट करना होगा ताकि फोर्स मैक्सिमम आए, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम तभी होती है जब 90 डिग्री एंगल हो, और जीरो हो तो फिर आपके पास क्या होता है, आपके पास साइन जीरो जीरो हो जाता है। ठीक है। सो यहां पे आपने साइन थीटा पुट किया, वो 1 आ गया। बी और आई की वैल्यू आपको दी हुई है, सो सिंपली आप बी और आई को मल्टीप्लाई करोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। और वो आंसर आपके पास आता है 2.88 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -4 न्यूटन पर मीटर, जो कि है ऑप्शन नंबर अल्फा। सो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे थे। क्या था कि 2 लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर हेल्ड वर्टिकली, और इनमें इक्वल लेकिन ऑपोजिट करंट है। दिख रहा है आपको, एक अपवर्ड करंट ले जा रही है और एक डाउनवर्ड। सो हमें पता है कि जब दो पैरेलल वायर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट लेकर जा रही होती हैं तो वो क्या करती हैं, वो रिपेल करती हैं। रीजन कि हम जब मैग्नेटिक फील्ड इनकी फाइंड करेंगे ना, तो दोनों की वजह से इस सेंट्रल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कैसी होगी, वो होगी इनवर्ड, इनटू द पेज, इनटू द पेज। अगर ये कन्वेंशनल करंट लेकर जा रही होंगी, अगर ये इलेक्ट्रिक करंट लेकर जा रही होंगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से, सो वो डायरेक्शन हो जाएगी ऑपोजिट। लेकिन दोनों वायर्स की वजह से जैसी भी हो, चाहे इनटू हो चाहे आउट हो, दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन होगी एट द सेंट्रल पॉइंट। सो मैग्नेटिक फील्ड एट वाई हो जाने वाली है स्ट्रॉन्ग, और एक्स और जेड पर हो जाने वाली है वीक। और ये आपको दिख रहा होगा, ये जो एक्स और जेड वाले पॉइंट हैं ये अप्रॉक्सीमेटली आपके पास इक्वल डिस्टेंस पर हैं वायर से। ठीक है। जहां पर एक्स मौजूद है एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर दूसरी वायर वाले साइड पर जेड मौजूद है। सो हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास एक्स पर जैसी मैग्नेटिक फील्ड है वैसी ही स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड जेड पर मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि इनका डिस्टेंस वायर से सेम है और वायर्स इक्वल करंट लेकर जा रही हैं। ठीक है। तो ऑप्शन अल्फा, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स इज स्ट्रॉन्गर, एक्स पर स्ट्रॉन्गर है देन जेड। जेड भी लिखा हुआ है, वाई एंड जेड, नहीं नहीं भाई, वाई पे तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है, तो ऑप्शन अल्फा हो गया गलत। मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स एंड जी इज सेम, एक्स और जी इज सेम। ठीक है, ये बात ठीक लग रही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो डिस्टेंस पर डिपेंड करती है वायर से। अब एक्स जितना ज्यादा दूर है, जेड भी उतना ही दूर लग रहा है देखने से इमेज में। अगर इससे बेटर ऑप्शन मिलता होता तो हम वो चूज करते, लेकिन अभी तक ये बेटर ऑप्शन लग रहा है। आगे चलते हैं। कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स इज वीकर देन जेड। नहीं भाई, डिस्टेंस हमें तकरीबन बराबर बराबर लग रहा है दोनों का वायर से, सो हम स्ट्रेंथ कहते हैं कि तकरीबन इक्वल होगी। डेल्टा ऑप्शन, द मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स इज वीकर देन एट आउटसाइड एंड स्ट्रोंगर देन एट जेड। ये बात थोड़ी कंप्लेक्स कर दी और ये बात हो गई गलत। कैसे भला? कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स, यानी कि ये वाला एक्स का पॉइंट, कौन से वाला एक्स का पॉइंट भाई, ये वाला एक्स का पॉइंट, कहता है इस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वीकर है देन एट आउटसाइड। यहाँ आउटसाइड, ये आउटसाइड है, ये आउटसाइड है मजीद। तो जितना बाहर आप जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर वीक होगी, यानी कि एक्स वाले पॉइंट पर होनी चाहिए थी स्ट्रॉन्ग। तो पहली बात यहां से गलत हो गई। देन एट आउटसाइड एंड स्ट्रॉन्गर देन एट जी, कहता है जेड से स्ट्रॉन्ग है। भाई डिस्टेंस दोनों का बराबर लग रहा है, तो हम ये बात कर ही नहीं सकते। सो इसका एग्जैक्ट आंसर, करेक्ट आंसर आपके पास हुआ बीटा, कि मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स एंड जेड इज ऑलमोस्ट सेम या सेम, क्योंकि ये वायर से तकरीबन इक्वल डिस्टेंसेस पर मौजूद हैं। ठीक है। लेकिन एक बात याद रखें, अगर मैं ऑप्शन डाल देता कि द मैग्नेटिक फील्ड एट वाई इज स्ट्रॉन्गर देन एट एक्स एंड जेड,
सो वो आंसर बेस्ट होता है इसका। लेकिन अभी दीगर ये जो दिए गए ऑप्शन है इसमें से बीटा ऑप्शन करेक्ट बन रहा है। सो बीटा हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन अराउंड अ सर्कल, वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और कैसी डायरेक्शन है भाई, काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एट द सेंटर ऑफ द सर्कल दे प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज, अब बच्चों ने गलती क्या की, उन्होंने रूल अप्लाई किया होगा लेकिन उन्होंने इस इलेक्ट्रॉन के लिए डायरेक्शन को रिवर्स नहीं किया। आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इस इलेक्ट्रॉन का जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको पहले से ही क्लॉकवाइज मान लो कि भाई अगर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट होगा जो कि एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो हमें कन्वेंशनल करंट क्लॉकवाइज मान के डायरेक्शन निकालनी चाहिए। एक तरीका ये है, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप इसी पर रूल अप्लाई कर दो और जो रूल से आपका आंसर है उस आंसर के ऑपोजिट वाला आंसर चूज कर लो। दो तरीके हैं जैसे आपको सुटेबल लगे। सो मोस्ट सुटेबल मेरे हिसाब से ये बनता है इसका कि आपने देखा कि ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, ठीक है, इस तरफ आप एक क्लॉकवाइज सर्कल बना लो, ठीक है, और आप उसमें क्लॉकवाइज करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो पता लगा लो। आपने पता लगाई, कैसे पता लगाई, आपने राइट हैंड रूल यूज किया, आपने अपने थंब को इनवर्ड, ये जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं ना, आप स्क्रीन के ऊपर अपना अंगूठा रख लें और अपनी फिंगर को कर्ल करें और ऊपर से देखें आपको कैसा दिख रहा है। आपको दिखेगा कि क्लॉकवाइज आपकी फिंगर्स मूव कर रही हैं और आपका थंब जो है वो इनवर्ड पॉइंट कर रहा है। कैसा दिखा, थंब इनवर्ड है, थंब इनवर्ड आएगा आपका, यानी कि इस तरीके से यहां पे क्रॉस लगा देते हैं इनवर्ड, ठीक है, और आपकी फिंगर आपको दिखेंगी क्लॉकवाइज। अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन तो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो आप ये फिंगर क्लॉकवाइज करके क्यों दिखा रहे हो? ये इस वजह से दिखा रहे हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट होगा, हमने कन्वेंशनल करंट हिसाब से जवाब लगाना होता है। सो हमारा आंसर इसका बनेगा इनटू द पेज। कैसे, स्क्रीन के ऊपर अपना थंब रखें और अपनी फिंगर को कर्ल करके देखें, फिंगर आपकी दिखेंगी आपको किसमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी। आगे देखते हैं, देखें इस तरीके से, देखो ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है और ये 4th पॉइंट है, यानी कि इस तरीके से हमारी मोशन हो रही है। सही हो गया, ओके। सो अब ये आपके पास कौन सा करंट दिखा रहा हूं मैं आपको, ये कन्वेंशनल करंट दिखा रहा हूं, कन्वेंशनल करंट, ठीक है। अच्छा, इस डायग्राम में पता है आपको कौन सा दिखाया गया है? ये एक और टाइप का क्वेश्चन बन गया, ठीक है। ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये आपके पास एक और नेक्स्ट क्वेश्चन बन चुका है जो आपसे यहां पर पूछा गया है ना, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आगे दिखाया गया है, बट यहां पर आपको एक इलेक्ट्रॉन को घूमता हुआ दिखाया गया है इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अभी पिछले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसका आंसर बन रहा है आपके पास अल्फा, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसका आंसर कुछ और बनेगा आपके पास, ठीक है। सो मिक्स नहीं करना, ठीक है, ये उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, ओके। दोबारा से चलते हैं इस पे। ये आपके पास एक एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बन रहा था और जब कन्वेंशनल बनाओगे तो क्लॉकवाइज बनेगा, ठीक है, कन्वेंशनल करंट क्लॉकवाइज बनेगा और उसका आंसर आ जाएगा इनटू द पेज, ठीक है। जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो इज ऑपोजिट टू द कन्वेंशनल करंट इफ द इलेक्ट्रॉन मूव काउंटर क्लॉकवाइज, कन्वेंशनल करंट इज क्लॉकवाइज यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल फॉर क्लॉकवाइज करंट। आपके पास आंसर अल्फा आ जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया कि स्क्रीन पे अपना थंब रख के अपने फिंगर को कर्ल करके देख लो। अब ये क्या है, ये एक सेपरेट क्वेश्चन है, ये एक सेपरेट क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि बताओ भाई अगर यूं हो जाता तो क्या होता आंसर। भाई ये एक इलेक्ट्रॉन है आपके पास, ठीक है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन लिख लो, ये आपके पास एक क्लॉकवाइज सर्कल में घूम रहा है, क्लॉकवाइज सर्कल में घूम रहा है, तो अब आपको एंटी क्लॉकवाइज, अब आप यहां से कन्वेंशनल करंट पता लगाओगे, ठीक है। ये आपको दिखाया गया है एक इलेक्ट्रिक करंट, तो कन्वेंशनल करंट कैसे होगा भाई, वो तो होगा फिर एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से एरो इधर इधर को लगेगा। तो जब आपके पास एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो उसकी आप कैसे डायरेक्शन पता लगाओगे, आप अपनी ना फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज कर्ल करो, ठीक है, फिंगर राइट हैंड की फिंगर्स को स्क्रीन पर रखो अपने हाथ को और एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ अपनी फिंगर्स को राइट हैंड को, तो आपको दिखेगा कि आपका थंब जो है वो आपकी तरफ पॉइंट कर रहा होगा, स्क्रीन से बाहर पॉइंट कर रहा होगा राइट हैंड का थंब। सो आपको दिखेगा कि मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द स्क्रीन आ रही है, आपकी तरफ आ रही है। सो अगर इस तरह का सिनेरियो होता फिर आपके पास आउट ऑफ द स्क्रीन या आउट ऑफ द पेज आंसर होता, लेकिन इस सिनेरियो का आंसर इनटू द पेज ही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड पैरेलल टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, द वायर कैरिंग करंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड द इलेक्ट्रॉन आल्सो मूव द अपवर्ड डायरेक्शन। यानी कि इलेक्ट्रॉन और वायर दोनों सेम डायरेक्शन में करंट ले जा रही है, यानी इलेक्ट्रॉन का कौन सा करंट होगा, इलेक्ट्रिक करंट, और वायर में कौन सा करंट होगा, कन्वेंशनल करंट, ठीक है, नोट करना है। सो वायर में कन्वेंशनल करंट है, यानी कि वायर का कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक करंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो भाई यहीं पे रुक जाओ, यहीं पे रुक के क्या करो, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन का करंट हो गया, ये कन्वेंशनल करंट हो गया। अब कन्वेंशनल करंट तो हमें ठीक ठाक मिल चुका है, अब हमें करना पता क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन का करंट हमने ड्रॉ किया इसकी डायरेक्शन को उल्टा करो, तभी आपके पास कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन आएगी। सो मैंने ये इसकी डायरेक्शन उल्टा कर दी। सो अब मेरे पास कौन सी डायरेक्शन बच चुकी है एग्जैक्ट, ये वाली और ये वाली। ये क्या दिख रही है आपको कि दो ऐसी वायर बन चुकी हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट लेकर जा रही हैं और ये एक दूसरे को रिपेल करती हैं, ये हमने पढ़ा हुआ था। सो जब ये रिपेल करेंगी, ये वाला करंट किसकी वजह से था, ये वो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट आया था जो कि हमारे पास
कन्वेंशनल वे में हमने ड्रॉ किया था, यानी ये सिंपली इलेक्ट्रॉन की वजह से कन्वेंशनल करंट हमने ड्रॉ किया है। सो इरेज कर लेते हैं सारा और फिर क्लियर समझाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन था वो, ठीक है, और ये वायर का करंट था। अब इन्होंने एक दूसरे को क्या करना है, रिपेल करना है क्योंकि ये दोनों ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे दो वायर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट लेकर जा रही हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो हमने कन्वेंशनल करंट ड्रॉ किया था वो तो इस तरह से आया था। सो अब इस वायर पर इस तरफ फोर्स लगेगी और इस इलेक्ट्रॉन पर इस तरफ फोर्स लगेगी, यानी रेडियली आउटवर्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शंस। कहता है कि द वायर कैरीज द करंट इन अपवर्ड डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, रेडियली इनवर्ट टुवर्ड द वायर, नहीं भाई इससे तो अट्रैक्शन होगी लेकिन वहां रिपल्शन हो रही थी, रेडियली आउटवर्ड अवे फ्रॉम द वायर, बीटा करेक्ट आंसर लग रहा है क्योंकि यही चीज अगर होगी तो इलेक्ट्रॉन दूर जा सकेगा, रिपेल हो सकेगा। सर्कुलर पाथ अराउंड द वायर गलत बात, जीरो फोर्स ये भी गलत बात, तो बीटा इसका करेक्ट आंसर हुआ। आगे देख लेते हैं, ये दिखाया हुआ है आपको, देखो ये आपको दिखाया हुआ है कि दो वायर जो होती हैं जो कि सेम डायरेक्शन में करंट लेकर जा रही होती हैं वो अट्रैक्ट कर रही होती हैं, इन पर अब फोर्स की डायरेक्शन देखो कैसी है, फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, एक दूसरे की तरफ फोर्स लगा रही हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये केस था हमारा इलेक्ट्रॉन और वायर वाला। देखो मान लो कि यही वो एक वायर थी और ये था वो एक इलेक्ट्रॉन आपका, जिसका आपने जो कि सेम डायरेक्शन में जा रहा था पहले, ठीक है। वायर में भी अपवर्ड करंट, इलेक्ट्रॉन में भी अपवर्ड करंट, लेकिन इलेक्ट्रॉन की वजह से जो कन्वेंशनल करंट होगा वो कैसा होगा, वो ऐसा होगा, डाउनवर्ड होगा, ऐसा होगा, डाउनवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है। तो इन वायर में क्या होने वाली है, रिपल्शन होने वाली है, और ये जो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट था ये रेडियली आउटवर्ड होने वाला है। होप सो समझ आ गई होगी, जहां से आपको समझ ना आया आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ये भी वही बात लिखी हुई है। सो इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करते, आंसर हमारा हो गया है बीटा। आगे चलते हैं, कहते हैं हाउ मेनी गाज आर इक्वल टू 1 टेस्ला। अब ये रट्टे वाला क्वेश्चन है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गाज, बीटा इज द आंसर, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, कहते हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन कि जो मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनॉइड होती है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो होती है कैसी भला, यूनिफॉर्म होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। नॉन यूनिफॉर्म वीक नहीं, जो अंदर होती है ना लाइंस वो पैरेलल होती हैं यानी कि यूनिफॉर्म होंगी, और वो क्लोजली स्पेस्ड होती हैं यानी कि वो स्ट्रॉन्ग होंगी, सर्कुलर डाइवर्जिंग नहीं होंगी, वो होंगी क्लोजली स्पेस्ड एंड पैरेलल। सो चार्ली इज द करेक्ट आंसर, रेडियल एंड आउटवर्ड गलत हो गया। आगे चलते हैं, ये भी वही बात लिखी हुई है जो मैंने बोल के बता दी है, इक्वली स्पेस्ड होंगी, डेंस होंगी और पैरेलल होंगी, जिसकी वजह से आंसर बना स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चलो आगे, A solenoid of the length has n turns carries the current I। सेकंड सोलेनॉइड जिसकी हमने क्या किया, लेंथ डबल कर दी और क्या किया, टर्न्स भी डबल कर दिए और करंट भी डबल कर दिया। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सेकंड सोलेनॉइड इज, सो ये आपका फॉर्मूला की यूटिलाइजेशन थी। सिंपली चलते हैं, सिंपली वहीं से देख लेते हैं। सो फॉर्मूला बी इज प्रोपोर्शनल टू, अच्छा अब होता इस तरह कि जो हमारा बी है ना, वो जो हमारा n होता है ना और i इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये जो n है, ये स्मॉल n, ये इक्वल होता है कैपिटल N डिवाइडेड बाय L, ऐसा ही होता है ना बच्चों। सो यही बात लिखी हुई है कि हमारा जो b है वो प्रोपोर्शनल टू n ओवर l मल्टीप्लाइड बाय i। आपने टर्न्स भी डबल किए, आपने लेंथ भी डबल की, जिससे क्या होगा, ऊपर भी 2 आ जाएगा इस n, यानी कि 2n डिवाइडेड बाय 2l हो जाएगा, ये 2 तो 2 से कैंसिल, और मल्टीप्लाइड बाय साथ i था, उस i को भी 2i किया है, सो वो भी 2i हो जाएगा। यानी कि आपका ये वाला जो इफेक्ट, ये जो फैक्टर था, ये तो कोई इफेक्ट डाल ही नहीं रहा, सिर्फ करंट के डबल करने से इफेक्ट डाला। सो n over l remains the same but current doubles, therefore magnetic field doubles, यानी कि बीटा इज द करेक्ट आंसर, twice the first। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, इफ अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल एंड अ फोटोन, देखो ये फोटोन है, ओके, फोटोन पर कोई चार्ज नहीं होता, विद द सेम वेलोसिटी इंटर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, व्हिच पार्टिकल विल डिफ्लेक्ट मोर, कौन सा पार्टिकल डिफ्लेक्ट करेगा मोर। भाई बीटा वाला ऑप्शन तो सबसे पहले निकालो ना, फोटोन के ऊपर तो चार्ज नहीं होता, उसने तो डिफ्लेक्ट ही नहीं करना। अब कंपटीशन रह गया प्रोटॉन का और अल्फा पार्टिकल का, वो आगे देख लेते हैं। देखो मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड अपॉन द चार्ज, फोटोन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो उसकी वजह से कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी। अल्फा पार्टिकल हैज लार्जर मास कंपेयर टू प्रोटॉन, सो प्रोटॉन डिफ्लेक्ट्स मोर। बहुत आसान सी बात थी, आपके पास एक रेडियस वाला फॉर्मूला होता है, उस रेडियस वाले फॉर्मूला की यूटिलाइजेशन थी ये। वो फॉर्मूला आपके पास क्या था, R इज इक्वल टू M, किधर गया, रीज कर लेते हैं, सही नहीं लिखा गया, ओके। सो वो फॉर्मूला था आपके पास R इज इक्वल टू mv ओवर QB, यानी कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस डिवाइडेड बाय चार्ज, यानी कि आपके पास अगर मैस ज्यादा हुआ तो आपके पास क्या होने वाली है, रेडियस ज्यादा होने वाला है। अब मैस किसका ज्यादा था, अल्फा पार्टिकल का मैस ज्यादा था, यानी कि उसका रेडियस ज्यादा हो गया अल्फा पार्टिकल का, और डिफ्लेक्शन इसका मतलब कम हो गई, क्योंकि बड़ा पाथ बना रहा है, छोटा पाथ नहीं बना रहा, उसको डिफ्लेक्ट करना मुश्किल है, तो डिफ्लेक्शन कम हो गई, रेडियस ज्यादा है। सो प्रोटॉन इसका आंसर होगा, उसका मैस कम है जिसकी वजह से उसका रेडियस कम होगा, चार्ज वाला फैक्टर भी आएगा बीच में, लेकिन अल्फा पार्टिकल का मैस प्रोटॉन से बहुत ज्यादा है, तो मैस वाला फैक्टर डोमिनेट कर रहा है इन केस ऑफ द अल्फा पार्टिकल, यानी अल्फा पार्टिकल बहुत ज्यादा भारी है प्रोटॉन की निस्बत, सो उसका रेडियस ज्यादा होगा और डिफ्लेक्शन कम होगी बनिस्बत प्रोटॉन। सो कौन सा पार्टिकल डिफ्लेक्ट करेगा मोर, प्रोटॉन डिफ्लेक्ट करेगा मोर, ये अल्फा इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड इज बी एंड अ लूप एरिया इज दिस, और इस प्लेन में रखा हुआ है मैक्सिमम फ्लक्स,
ओके, अब देख रहे हो क्या यहाँ पे चक्कर पता क्या है, लूप एरिया को किस प्लेन में रखा हुआ है, वाई जी प्लेन में रखा हुआ है, तो वेक्टर एरिया निकालना यहां पे मकसद है। यहां पे पहले वेक्टर एरिया निकालोगे, फिर इस बी के उसी कंपोनेंट से वेक्टर एरिया को मल्टीप्लाई करोगे और आंसर मिल जाएगा। आगे देखते हैं कैसे। कि एक लूप है जो कि वाई जी प्लेन में पड़ा था, तो इसका वेक्टर एरिया एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। पता चला, जो आपका जिस प्लेन में पड़ा होता है ना लूप, उसके परपेंडिकुलर वाले एक्सिस के अलोंग आपका वेक्टर एरिया आ रहा होता है। तो वाई जी प्लेन के परपेंडिकुलर बनता है एक्स एक्सिस, सो आपका वेक्टर एरिया एक्स एक्सिस के अलोंग होने वाला है। सो आपके पास ये जो वैल्यू दी हुई है ना 10 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर, ये जो बी की वैल्यू दी हुई है, इसके साथ भाई आप आई हैट लिख सकते हो, क्योंकि ये आई हैट यानी कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। सो आपके पास एक बी की वेक्टर वाली फॉर्म आ चुकी है। सो आपने वही किया, यहां से इस 10 को उठाया, ठीक है, जिसके साथ आई हैट लगा हुआ है। अब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे। डॉट प्रोडक्ट लेंगे, कैसे लेंगे, जब डॉट प्रोडक्ट लोगे 10 मीटर स्क्वायर इंटू, ओके मेरी राइटिंग पे नहीं जाना आपने, 10 मीटर स्क्वायर इंटू आई हैट। सो ये आई हैट वाला सिर्फ इस आई हैट वाले से ही मल्टीप्लाई होगा, बाकी इसके साथ मल्टीप्लाई को जीरो आंसर दे रहा होगा। आगे देखते हैं, इसी तरीके से यही किया हुआ है। बी यहां पर आपने लिखा हुआ है 2, क्यों 2 लिखा हुआ है, क्योंकि ये वाला 2 आई हैट वाला फैक्टर ही सिर्फ मल्टीप्लाई होगा। और आपके पास क्योंकि यही फैक्टर आई हैट वाला आई हैट वाले से पैरेलल होगा। याद करो भाई, आई हैट और आई हैट का जो डॉट प्रोडक्ट आता था वो क्या आता था, 1 आता था। क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हुआ करते थे। या आई हैट स्क्वायर बोल दो, मतलब कि ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू दिया करता था, ठीक है। बाकियों के साथ अगर आप आई हैट को जे हैट से डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो ये परपेंडिकुलर बनते थे और आंसर जीरो आ जाता था, ठीक है। ओके, सो हमारा क्या बना इसमें, हमने इस 10 मीटर पर स्क्वायर वाले को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये भी आई हैट वाला फैक्टर था, ये भी आई हैट वाला फैक्टर था, और यही दोनों आंसर दे सकते थे क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। फ्लक्स यही बताएंगे, क्योंकि हमने फ्लक्स में वो कंपोनेंट देखना होता है मैग्नेटिक फील्ड का जो कि आपके पास पैरेलल टू द वेक्टर एरिया आ रहा हो। होप सो समझ आ चुकी होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड के पूरे सारे कंपोनेंट लिखे हुए हैं, इसका सिर्फ ये 2 आई हैट वाला कंपोनेंट ही यूटिलाइज हो पा रहा है, बाकी सब परपेंडिकुलर है वेक्टर एरिया के, ये वाला पैरेलल होगा सिर्फ। सो इसलिए 2 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया और 20 वेबर हमारा आंसर आ गया। बीटा इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। बीम ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, मैंने अपने लेक्चर में बताया, जिस बंदे ने लेक्चर लिए हैं उसको शाबाश, और उसने करेक्ट किया होगा। आपको जब ये चार्जेस दे दिए गए हैं, बीम ऑफ चार्जेस, आपने उनकी डायरेक्शन देखनी ही नहीं है, चाहे वो पैरेलल हो चाहे वो एंटी पैरेलल हो, जहां मर्जी जा रहे हो वो दोनों अट्रैक्ट ही करेंगे, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। इन केस ऑफ द बीम, वायर्स पे मत लगा देना, मैंने अपनी वीडियो में वायर्स और बीम्स में डिफरेंस बता दिया कि कहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स डोमिनेट करे। यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स डोमिनेट करेगी बीम्स के केस में, और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। हमने देखना ही नहीं है कि ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या देखना है हमने देखना है कि इनकी नेचर कैसी है, क्या ये ऑपोजिट नेचर के या सेम नेचर के। हमने देखा एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है या नेगेटिव चार्जेस हैं, तो ये अट्रैक्ट करेंगे। सो सिंपली ऑप्शन अल्फा इज द करेक्ट आंसर। अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटोन इंटर मैग्नेटिक फील्ड विद द सेम पोटेंशियल रेशियो ऑफ द रेडियाई। ये तो आगे फॉर्मूला ही हमें करवा सकता है। फॉर्मूला की एप्लीकेशन थी कि रेडियस इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू मास डिवाइडेड बाय चार्ज। और अगर आप अंडर रूट भी है, अगर आप वोल्टेज को कांस्टेंट रखो, क्योंकि उसने बताया है सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट हुए हैं, सो आप वोल्टेज को अगर कांस्टेंट रखो तो आपके पास रेडियस जो है वो अंडर रूट मास डिवाइडेड बाय चार्ज के प्रोपोर्शनल आएगा। और ये सॉल्यूशन आपके सामने किया हुआ है, बहुत सिंपल था। आंसर देख लेते हैं। डेल्टा के अंडर रूट 2 और रेशियो 1 लिख दो तो अच्छी बात है, ना लिखो तो भी अंडर रूट 2 का मतलब ये बाद में 1 ही था। सो इसका आंसर हो गया डेल्टा। ये सॉल्यूशन आपके सामने किया हुआ है, मजीद इस पर डिस्कशन की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। कॉपर रोड है, कैरी करंट है इन द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द करंट। ओके, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है भाई। मैग्नेटिक फील्ड कहां पर मौजूद होगी, क्या इनसाइड ही होती है सिर्फ, या सिर्फ बाहर ही होती है, या बाहर और अंदर दोनों तरफ होती है, या फिर कहीं पे भी नहीं होती। देख लेते हैं। कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब एक कंडक्टर है ना, उसमें मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड भी होगी आउटसाइड भी होगी। फर्क क्या है उस मैग्नेटिक फील्ड के बिहेवियर का, जो कि मैंने अपनी वीडियो में ऑलरेडी समझा दिया है। सो जिसने वो नहीं देखी जाकर देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंस देखो मैग्नेटिक फील्ड से कि कैसे बिहेवियर रख रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कंडक्टर के क्यों नहीं होती, अंदर ही क्यों होती है। ओके, ये बात भी देखनी है। सो इसका आंसर तो क्या हुआ, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड मौजूद होती है मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आपका क्या काम है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इस मैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंस देखो कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वायर के अंदर क्या बिहेवियर होता है, वायर से बाहर क्या बिहेवियर होता है, और एट द बाउंड्री क्या बिहेवियर होता है, जो कि मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, अपने लेक्चर्स में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मैग्नेटिक फोर्स कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव, ये दोनों है। अच्छा, अब ये मैग्नेटिक फोर्स जो है ये आपके पास ना देख लेते हैं कैसी फोर्स है। एक्सप्लेनेशन पढ़ो कि मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन एंड डज नो वर्क, हेंस इट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि ये कंजर्वेटिव फोर्स भी होती है, तो भाई क्या सर, क्या एक टाइप की फोर्स दो तरह का बिहेवियर शो कर रही है, ये कैसे बोल रहे हो आप भाई।
मैग्नेटिक फोर्स दो तरह की होती है। एक वो फोर्स होती है जो कि एक चार्ज पर लग रही होती है, मैग्नेटिक फोर्स होना चार्ज, जो कि वेलोसिटी डिपेंडेंट है, कि मतलब चार्ज को तेज मूव करवाओगे उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगी, स्लो मूव करवाओगे कम लगेगी। एक फोर्स है ये। एक फोर्स वो फोर्स है जो मैग्नेटिक मैग्नेट है, जो आपके पास एक बार मैग्नेट होता है ना, या यू शेप मैग्नेट जो होता है, उसके पोल्स के दरमियान जो फोर्स है वो अब नहीं बदल रही, ठीक है, वो वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है, वो आपके पास एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है। सो ये भी डिफरेंस मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में बता चुका हूं। अगर किसी को यहां से ये बात पिक नहीं हो रही तो लेक्चर लो लाजमी बेटा, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर किए हुए हैं। सो यहां पर अगर आपसे जनरली पूछा जाए तो नॉन कंजर्वेटिव मार्क करोगे, ठीक है। अगर स्पेशली वो पूछे कि पोल्स के दरमियान वाली बताओ, फिर कंजर्वेटिव कह दोगे। आगे चलते हैं। बोथ मत चूज कर देना कि दोनों केसेस में डिपेंड करना, नहीं नहीं नहीं, कॉमन बात चूज किया करते हैं। यहां पर कॉमन बात है कि वो नॉन कंजर्वेटिव है। एक स्पेशल केस में जहां पर पोल्स की बात हो रही है वहां पर सिर्फ वो कंजर्वेटिव होगी। आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास के इफ एल इज द लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, एन इज द चार्ज कैरियर है, द करंट। ये भी आपके बुक का ही क्वेश्चन था कि आपके बुक में ही लिखा हुआ है यार, उन्होंने पूरी कैलकुलेशन करके बताया हुआ है कि देखो करंट जो है वो क्या होता है, चार्ज क्रॉसिंग द एरिया पर सेकंड, द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर सेकंड, वो कितना है, एन ए वी, मतलब कि कितने चार्ज पार्टिकल जा रहे हैं और कितने एरिया में से गुजर रहे हैं, उनकी वेलोसिटी क्या है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। सो करंट आपके पास क्या बनेगा, देखो ये नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और ये है आपके पास उन उन पार्टिकल्स पर चार्ज, वो भी आपने मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब कि ये पहले आपने निकाला, क्या निकाला बताते हैं, ये आपने क्या निकाला है, नंबर ऑफ चार्ज क्रॉसिंग पर सेकंड, कितने चार्जेस क्रॉस कर रहे हैं किसी एक स्पेसिफिक एरिया को एक सेकंड के अंदर, ठीक है, वो पता लगाया, और उन चार्जेस पर चार्ज कितना है वो क्यू आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको आंसर मिल गया। और इतना लंबे झमेले में ना पढ़ो तो आपकी बुक में सिंपल सा फॉर्मूला लिखा हुआ है कि करंट इज इक्वल टू एन ए क्यू वी। इसको हम कहते हैं नकवी, नकवी से याद रख लो, मोहसिन नकवी हमारे यहाँ पे है ना पीसीबी के चेयरमैन, तो उनके नाम से याद रखो कि भाई मोहसिन नकवी है, तो एन ए क्यू वी नकवी, ये हो गया इसका आंसर, करंट का फॉर्मूला है इसका, और अल्फा इसका आंसर बन चुका है। ये कोई देसी से तरीके से मैं आपको याद करवा रहा हूँ, लेकिन चलो ठीक है, फौरन से पिक हो जाएगा। लेकिन आपने देख लेना है कि एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू को क्या मतलब होता है, और वी क्या है। ओके, सो आगे चलते हैं। कहता है कि द करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज अप्रोचिंग द कंडक्टिंग लूप, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट एज ऑब्जर्व्ड बाय एन ऑब्जर्वर ऑन द अदर साइड ऑफ द लूप विल बी। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सबसे पहले आपका क्या काम बनता है, ये जो आपको एक डब्बा सा दिखाया गया लूप, इसके ऊपर आपने करंट की डायरेक्शन और ना पोल्स पता लगा लेने कि नॉर्थ पोल किस तरफ बन रहा है, साउथ पोल किस तरफ बन रहा है। सबसे पहले वो काम करेंगे हम, तो इरेज कर लेते हैं। अच्छा, नॉर्थ पोल पता लगाओ पहले, कैसे, आपको अपनी फिंगर को कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब ये है आपके पास, ये जो तीर तीर से बने हुए हैं ये आपको डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहे हैं। सो इस डायरेक्शन में अपनी फिंगर को कर्ल करो और आप अपना थंब को इरेक्ट रखो, तो आपको ना इस तरफ आपका थंब जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। अप्लाई करके देखें साथ के साथ, आपको इस तरफ आपका थंब दिखेगा जो कि नॉर्थ पोल रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इस एंड पे नॉर्थ पोल है तो इस एंड पे होगा साउथ पोल, साउथ पोल है। और यानी कि अब हमें ये पता चल चुका है कि ये साउथ पोल इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द, हम बाकी सबको इरेज कर देते हैं। ये अब हमारे काम की बात रह चुकी है, काम की बात ये रह चुकी है कि ये साउथ पोल अप्रोच कर रहा है इस रिंग की तरफ। कौन सा रिंग, ये वाला जो रिंग है, ठीक है, सर्कुलर सा। ओके, सो ये हमारी कहानी बन चुकी है अभी तक। सो अब आगे क्या करेंगे, अब ये साउथ पोल इज अप्रोचिंग टुवर्ड दैट रिंग, तो इस रिंग में एक ये क्लोज रिंग है। पहली बात ये देखो कि क्लोज है ना, हाँ क्लोज है, इसका मतलब यहां पर करंट मौजूद होगा। सो कैसा करंट मौजूद होगा, अब ये जो हमारे पास ये वाली कॉइल है, ये अप्रोच कर रही है इस रिंग की तरफ, तो ये रिंग चाह रहा होगा कि इसको रिपेल करे बाय क्रिएटिंग अ साउथ पोल हेयर एंड अ नॉर्थ पोल हेयर। यानी कि ये जो हमारी आई है, हमारी आंख जो है, ये कौन सी साइड से ऑब्जर्व कर रही है, ये उस साइड से ऑब्जर्व कर रही है जहां पे एक नॉर्थ पोल बना हुआ है, ठीक है। समझ नहीं आ रही होगी, दोबारा से क्लियर करता हूं। यहां पर इस कॉइल का नॉर्थ पोल है, यहां पर इसका साउथ पोल है। अब ये अप्रोच करिए ये छोटी वाली कॉइल को, तो इस छोटी वाली कॉइल का साउथ पोल इधर बन गया, नॉर्थ पोल इधर बन गया। हमारी आंख जो है वो नॉर्थ पोल वाली साइड से देख रही है। और एक जनरल बात बताऊं आपको, जनरल बात ये होती है, अगर आप नॉर्थ पोल वाली साइड से देख रहे हो तो आपको करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखा करता है। वाओ सर, आपने तो मसला ही हल कर दिया। जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज देखो तो बोल दो नॉर्थ है, जब भी आप नॉर्थ देखो तो आप बोल दो एंटी क्लॉकवाइज करंट है। सो यहां पे ऑब्जर्वर नॉर्थ वाली साइड पे खड़ा है, नॉर्थ पोल वाली साइड से देख रहा है, तो उसको लाजमी सी बात है एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखने वाला है। तो बीटा इसका आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं, देखा बीटा, ये अप्रोचिंग सोलेनॉइड इंक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स, इंड्यूस करंट जो है वो फ्लक्स इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से ऑपोजिशन होगी। ऑब्जर्व फ्रॉम द अदर साइड द डायरेक्शन अपीयर द एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि बीटा, क्योंकि यहां पर नॉर्थ पोल बन रहा है और ये हमारी आंख नॉर्थ पोल वाली साइड से देख रही है, सो हमें एंटी क्लॉकवाइज करंट मिलेगा। सो यहां पर आप रूल्स बनाते हुए जा रहे हो कि अगर आप नॉर्थ पोल वाली साइड से देखते हो तो आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखता है, साउथ पोल वाली साइड से देखते हो तो क्लॉकवाइज दिखता है। सिंपल होगी कहानी, याद रखना है, नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ पोल वाली साइड से देख रहे थे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखा आपको, बीटा इज आंसर। एक कॉपर रिंग है हेल्ड हॉरिजॉन्टली है, बार मैग्नेट ड्रॉप कर रहा है विद द नॉर्थ पोल डाउनवर्ड, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट सीन फ्रॉम अबव एंड द कंपैरिजन ऑफ द एक्सेलरेशन विद द ब्ला ब्ला ब्ला। ओके,
बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट लिख दी है, इसमें भी वही रूल अप्लाई करेंगे। हमने देखना है बार मैग्नेट विद इट्स नॉर्थ पोल डाउनवर्ड, और वो अप्रोच कर रहा है, यानी कि ये आपके पास एक बार मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल डाउनवर्ड है, नीचे एक कॉइल पड़ी है, ये इसके ऊपर गिर रहा है ऐसे। सो अब मुझे इतना पता चल चुका है कि ये जो कॉइल है ना, इस कॉइल में मेरा जो ये बनने वाला है, ये यहाँ पे ऊपर नॉर्थ पोल बनने वाला है और नीचे साउथ पोल बनने वाला है, इतना मुझे पता चल चुका है। जब मुझे इतना पता चल गया ना, आगे मेरी ज़िंदगी हो गई है आसान। कैसे भला? यहाँ पे साउथ बना, यहाँ पर नॉर्थ बना, ठीक हो गया। अब मुझे ये दिखा कि उसने बोल दिया सीन फ्रॉम अबव, इरेज करते हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। सो उसने बोल दिया यहाँ पर कि सीन फ्रॉम अबव, ऊपर से देख रहे हो आप। अब आप ऊपर से जब देख रहे हो ना, यानी कि यहाँ पर आपकी आई है इस जगह पर, ठीक है, और आप नीचे देख रहे हो, ये कॉइल में ये कॉइल पड़ी है और इस कॉइल के ऊपर आपके पास नॉर्थ पोल बना हुआ है, नीचे वाली साइड पे साउथ पोल बना हुआ है। आप किस साइड से देख रहे हो? आप ऊपर वाली साइड से देख रहे हो, यानी आप नॉर्थ पोल वाली साइड से देख रहे हो, यानी कि करंट आपके पास होना चाहिए काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, पीछे जो बात की, यानी कि या तो ऑप्शन अल्फा है हमारा जवाब, या ऑप्शन डेल्टा है। अब उसमें आपके पास एक्सेलरेशन का बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है, इरेज करते हैं चीज़ों को ताकि क्लियर हो चीज़ें, ठीक। अब हमने क्या देखना है? हमने एक्सेलरेशन को देखना है। एक्सेलरेशन कैसी होगी भाई? अगर ये सिंपली फ्रीली फॉलिंग होता तो एक्सेलरेशन होती जी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से ये जो रिंग है ये इसको अपोज भी कर रहा होगा, नीचे गिरने से रोक रहा होगा, तो इसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी, एक्सेलरेशन इज लेस देन जी, यानी कि ये वाला ऑप्शन, जी ग्रेटर है और ए कम है। ए वो एक्सेलरेशन है जिससे ये इस वक्त फॉल कर रहा है बाहर मैग्नेट। यानी कि सिंपली बताऊं तो यहाँ पर इसका नॉर्थ पोल था मैग्नेट का, तो ऊपर वाली तरफ इस कॉइल का भी नॉर्थ पोल बना। हम यहाँ से देख रहे हैं, हमारी आंख यहाँ पर है, और जब मैंने कहा कि नॉर्थ पोल वाली साइड से देखते हो, ये नॉर्थ पोल रहा, और आप ऊपर से देख रहे हो तो आपको एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखेगा, जिसकी वजह से आपने ऑप्शन बीटा और चार्ली को गलत कह दिया। और मैंने बताया कि जो फ्रीली फॉलिंग चीज़ हो तो जी होती है, और अगर कोई नीचे से ऑपोजिशन हो तो फिर आपकी एक्सेलरेशन जी से कम हो जाया करती है, तो ऑप्शन अल्फा हो गया ना फिर तो करेक्ट आंसर। बीटा में तो वो कह रहा है एक्सेलरेशन ज्यादा है जी से, तो भाई सर क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक्सेलरेशन जी से ज्यादा हो? हाँ, अगर कोई चीज नीचे की तरफ खींच रही हो तो एक्सेलरेशन जी से ज्यादा हो सकती है, लेकिन यहाँ पे तो ऑपोजिशन है, ऊपर की तरफ धकेला जा रहा है, सो यहाँ पर एक्सेलरेशन जी से कम होगी। अल्फा इज द करेक्ट आंसर। इसने क्या लिखा हुआ है? इंक्रीजेज फ्रॉम अबव, इसने थोड़ी मिस्टेक कर दी है, सो ये हो गया हमारा गलत एक्सप्लेनेशन। उसने क्या लिखा? रिंग प्रोड्यूसेस नॉर्थ पोल ऑन द टॉप टू अपोज द मोशन सीन फ्रॉम अबव, द करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। अभी मैंने बताया, सो इस पे मत जाएं आप लोग, यहां पर हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। ये होना चाहिए सीन फ्रॉम अबव द करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, और ऑपोजिशन का रिटार्डेशन, सो एक्सेलरेशन इज लेस देन दी जी। सो अब हमारा आंसर हो गया अल्फा। ठीक हो गया? दोबारा से देख लेना, उस एक्सप्लेनेशन के चक्कर में नहीं पढ़ना। ऊपर से मैंने बताया कि नॉर्थ पोल बनेगा और नॉर्थ पोल वाली साइड से हमेशा एंटी क्लॉकवाइज दिखा करता है, तो इसका ऑप्शन हो गया अल्फा। इसने सारी एक्सप्लेनेशन ठीक लिखी है, बस ये कर दिया कि अगर आप अबव देख रहे हो तो यहाँ पे आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखना चाहिए, क्योंकि अबव जो है ऑन द टॉप नॉर्थ पोल बन रहा है और नॉर्थ पोल वाली साइड से हमेशा एंटी क्लॉकवाइज दिखता है, ठीक है। और इसका ऑप्शन हो गया अल्फा। आगे चलते हैं। विच एंगल इंड्यूस्ड ईएमएफ इज मैक्सिमम इन द रोटेटिंग कॉइल। मैंने आपको बताया लेक्चर में कि जब भी आपका फ्लक्स जीरो होगा तो आपका ईएमएफ मैक्सिमम हो जाएगा, और यही सवाल है। यानी हमने एक ऐसी ओरिएंटेशन ढूंढनी है जहां पर फ्लक्स हो जाए मैक्सिमम, फ्लक्स हो जाए मिनिमम, फ्लक्स हो जाए जीरो, सो दैट आपकी ईएमएफ हो जाए मैक्सिमम। सो फ्लक्स कब जीरो होगा? फ्लक्स आपके पास तब जीरो होगा जब आपकी कॉइल जो है वो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड आ जाए। पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड आने का मतलब क्या है? कि वो ऐसी हो जाए, स्ट्रेट हो जाए, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। जब ये स्ट्रेट होगी मैग्नेटिक फील्ड आपके पास, स्ट्रेट होने से आपके पास पता क्या होगा? आपका ये जो वी है ये इस तरह हो जाएगा, वी हो जाएगा इस तरह, और ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी इस तरह। मैग्नेटिक फील्ड तो ऑलरेडी इस तरह। अब इस ओरिएंटेशन में आपके पास फ्लक्स क्या है? फ्लक्स है आपके पास जीरो, ईएमएफ है मैक्सिमम, ठीक है। तो जब ये v यहां से यहां आ जाएगा एग्जैक्ट, सो ये थीटा आपके पास बचेगा ही नहीं। इस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये थीटा आपके पास हो जाएगा जीरो एग्जैक्टली। कैसे भला? ये आपका v जो है ये उठ के इधर आ चुका है। अभी तो यहां पर बना हुआ है ना ये v, ये यहां से उठकर इस तरफ चला गया, ठीक हो गया। जब ये इस तरफ गया है, इस डॉटेड लाइन के ऊपर एग्जैक्टली आ चुका है v, यहां पर आ चुका है। सो इस डॉटेड लाइन से ही तो हम एंगल मेजर कर रहे थे। अब हमारा v ही इस डॉटेड लाइन पर आ चुका है, और हमारी जो प्लेन ऑफ द कॉइल है वो इस तरह हो चुका है, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड हो चुका है प्लेन ऑफ द कॉइल। तो यहां पर एंगल हमारे पास बन चुका है जीरो, क्योंकि ये एंगल था बिटवीन द v एंड द y एक्सिस, यूं बोल लो, इस वजह से ये एंगल हुआ जीरो। अगर हम ये थीटा दूसरी साइड से मेजर कर रहे होते, मतलब अगर यहां वाला एंगल जो है यहां वाला एंगल थीटा होता, तब हम उसका एंगल, हम इसका जवाब 90 करते। लेकिन अब देखो बेटा, थीटा किसको बोला जा रहा है? इस वाले एंगल को। इस v को अगर हम यहां लाएं, और तभी हमारी कॉइल पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड हो पाएगी, फ्लक्स जीरो हो पाएगा, और ये v हमारा परपेंडिकुलर टू बी हो जाएगा, और पैरेलल टू दैट डॉटेड लाइन, इस डॉटेड लाइन से ही हम एंगल मेजर कर रहे थे। अब ये डॉटेड लाइन के ऊपर जा चुका है तो एंगल हो चुका है जीरो, सो बीटा इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, वही बात की है। आगे चलते हैं कि इन द फिगर द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल एट द मोमेंट व्हेन द स्विच इज क्लोज। ये स्विच है, जब आपने स्विच क्लोज किया तो करंट आपका इस तरह से जाएगा, इस कॉइल में से यूं जाएगा, ठीक है। अंदर वाली कॉइल में इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट करंट हुआ करता है।
अगर हम करंट की डायरेक्शन पता लगाएं और फिर वो मैग्नेटिक फ्लक्स वाला, तब भी हमारा आंसर यही आएगा। सिंपली आप याद रखो, जब एक इस तरह का सिनेरियो बना हुआ हो तो ऊपर वाली कॉइल में से जो करंट होता है और फ्लक्स इंक्रीज कर रहा हो, ये भी याद रखना। देखो अब हमने स्विच को क्लोज किया यहाँ से, बेशक ये बैटरी लगी हुई है, अल्टरनेटिंग करंट नहीं है। जब आपने क्लोज किया होगा ना एग्जैक्टली, तभी आपके पास एक ना करंट आया होगा, चेंज इन फ्लक्स आया होगा, तो उसकी वजह से एक चेंज इन करंट भी आएगा। सो ये इस तरह से हमारे पास करंट की डायरेक्शन बनी होगी। अगर हमारे पास बाहर वाली कॉइल में ये है करंट की डायरेक्शन, तो अंदर वाली करंट कॉइल में इसकी ऑपोजिट होने वाली है, और वो कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज लग रही है। तो चार्ली इसका आंसर होना चाहिए। ये मैंने शॉर्टकट बताया आपको। इसका असली तरीका पता है क्या, कि आप कॉइल ए में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगाओ। वो कैसे पता लगाओगे, अपने थंब को इन्वर्ट रखो इन द स्क्रीन, अपनी फिंगर को कर्ल करो, ठीक है। फिंगर आपकी जा रही होंगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि इस तरीके से, ठीक है, और आपका थंब आ रहा होगा इनवर्ड, यानी कि इस बी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, बी कॉइल के सेंटर में। सो बी कॉइल वुड अपोज दैट इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बाय क्रिएटिंग एन आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। सो आप बी कॉइल के लिए अपने थंब को बाहर रखोगे और अपनी फिंगर को एंटी क्लॉकवाइज कर्ल करोगे। सो आपको दिखेगा कि आपकी जो बी है उसके सेंट्रल एरिया में जो बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड है, ए की वजह से इनवर्ड है। बी की वजह से क्यों आउटवर्ड है, क्योंकि बी कॉइल इज ट्राइंग टू अपोज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉइल ए, यानी कि कॉइल बी जो है वो अपोज करने की कोशिश कर रही है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉइल ए। इस वजह से वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आउटवर्ड ओरिएंट करेगी, जिसकी वजह से उसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। चार्ली इज द राइट आंसर। सो ये वही बात लिखी हुई है, ठीक है। मैंने आपको एग्जैक्ट डायरेक्ट वे भी बता दिया और एक आपको इसकी प्रॉपर रीजन भी बता दिया। रेशियो ऑफ द ईएमएफ बतानी है प्राइमरी टू सेकेंडरी। ये सिंपल वीपी ओवर वी एस पूछा गया आपसे, जो कि आपके एन पी ओवर एन एस के बराबर होता है, या फिर इसको मैं यूं भी कह सकता हूं कि ये आपके पास किसके बराबर होता है, आई एस ओवर आई पी के। सही, ठीक है। ये तीन चीजें पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। तो ये तो एन एस ओवर एन पी लिखा हुआ है, तो ये तो गलत हो गया। ये आई एस ओवर आई पी लिखा हुआ है, बीटा ठीक लग रहा है, चार्ली गलत हो गया और डेल्टा भी गलत हो गया। तो बीटा इज द राइट आंसर। इसने क्या लिखा हुआ है कि ई पी ओवर ई एस इज इक्वल टू एन पी ओवर एन एस। सो अल्फा, अच्छा, सो इन्होंने यहां पर ये रीजन तो ठीक दी, लेकिन ऑप्शन अल्फा क्या था, ऑप्शन अल्फा तो एन एस ओवर एन पी था, ऑप्शन अल्फा तो एन एस ओवर एन पी था, तो ये तो ऑप्शन अल्फा गलत है। अगर ये ऑप्शन एन पी ओवर एन एस होता तो ये गलत हो, ये ठीक होता तब, लेकिन ये तो गलत है। सो बीटा ही हमारे पास करेक्ट बनेगा इसका। सो यहां पर आपकी ये एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके साथ एडिशन ये करनी चाहिए कि इज इक्वल्स टू आई एस ओवर आई पी, ठीक है। आई एस ओवर आई पी आपको दिया हुआ है, तो बीटा चूज करो ना भाई, तो इसका हो जाएगा बीटा। बीटा इज द आंसर। आगे, द ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज ईएमएफ, यानी कि वोल्टेज तो चेंज होगा ही होगा। विच क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज, ऑप्शन दिए हैं वोल्टेज, भाई वोल्टेज तो इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, ईएमएफ ही तो वोल्टेज है, तो भाई वोल्टेज तो चेंज होगी। जब आप वोल्टेज चेंज करोगे तो करंट ऑटोमेटिकली साथ चेंज होगा, क्योंकि अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट आपके पास कम हो जाएगा टू कीप द पावर कॉन्स्टेंट, ठीक है। पावर कांस्टेंट रहेगी, वोल्टेज और करंट बढ़ेगा या कम होगा, चेंज हो सकता है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वोल्टेज ये भी आपके पास सेम रहेगी। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वोल्टेज ये आपके पास सेम रहती है और पावर भी सेम रहती है। सो चार्ली करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका। और हमारी डिस्कशन यहाँ पर उस चैप्टर की कंप्लीट हुई। जो बच्चा भी अभी तक ग्रुप में, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में ऐड नहीं हुआ, जहाँ पर मैं फ्री में टेस्ट सेशन कंडक्ट करवा रहा हूँ, सो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, आप उस लिंक पर टैप करें और ग्रुप को ज्वाइन करें और फ्री में फिजिक्स के टेस्ट अटैम्प्ट करें MD-CAT के लिए, और प्रॉपर प्लान के थ्रू। सो जो भी आप में से चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें, और जहाँ पर आपके फ्री टेस्ट कंडक्ट करवाए जा रहे हैं रेगुलरली। और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।